हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोग लेकर आए हैं केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से व्याख्या भी करना है, आप लोग कमेंट में बोलते भी जाना है। लगभग 50 से 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है, पूरे बुक का है। इससे काफी तगड़ा कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा। काफी अच्छी तरह से पूरे क्वेश्चन को देख लेना है, जिससे आपके बाद एग्जाम में आने वाला सभी क्वेश्चन सॉल्व हो सके। और काफी लेटेस्ट क्वेश्चन को रखा गया है, पूरे 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन आपका इसमें डाला गया है। बस अच्छी तरह से बारीकी ढंग से सबको सॉल्व करना है। आइए लेटेस्ट स्टार्ट। तो ये पहला क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों की तरह कार्य करता है। जल्दी फास्ट कमेंट में, निम्नलिखित में कौन है जो ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों है। जल्दी, H2S, H2SO4, SO2 और SO3 ऑक्सीकारक भी है और अपकारक भी है। इसका आपको हम शानदार एक ट्रिक बताते हैं, कैसे पहचानेंगे कौन ऑक्सीकारक है, कौन अपकारक है और कौन दोनों है। तो ध्यान सुनिएगा, यदि किसी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या उसके बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बराबर हो तो वह प्रबल ऑक्सीकारक होगा, और यदि किसी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या माइनस में हो तो वह अपकारक होगा, और यदि किसी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या ना तो उसका अधिकतम हो ना तो माइनस में हो, यदि वो बीच में है तो ऑक्सीकारक अपकारक दोनों है। देखिए कैसे, यह सल्फर के सब में सल्फर है केंद्रीय परमाणु। सल्फर का निकालिए ऑक्सीकरण संख्या, जिसका निकालना हो उसको एक्स मान लेते हैं। जिसका ऑक्सीकरण संख्या क्या करते हैं हम लोग, एक्स मान लेते हैं। दो हट दो एकम 2 बराबर 0, एक्स बराबर -2। ये सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर को एक्स मान लिए, 2 एकम 2, 2 प्लस एक्स, 4 दूनी 8। ऑक्सीजन संख्या ट्रिक बता चुके हैं, जिसका ऑक्सीजन संख्या निकालना उसे एक्स मान लेंगे, बगल वाले तत्व की संख्या को उसके आवेश से गुना करके जोड़ देंगे। एक्स बराबर कितना हो गया, +6। इसमें देखिए एक्स 2 दूनी 4 बराबर 0, एक्स बराबर कितना हो गया, +4। इसमें देखिए सल्फर को एक्स मान लिए, बगल वाले तत्व की संख्या उसके आवेश ऑक्सीजन पे कितना आवेश है, -2, 3 दूनी 6 बराबर 0, एक्स +6। ध्यान देगा, हम जानते हैं कि सल्फर के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर का ऑक्सीजन संख्या -2 है, माइनस में आ गया, तो ये हो गया आपका अपकारक। सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर का ऑक्सीजन संख्या +6 है, जो सल्फर के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बराबर है। अधिकतम ऑक्सीजन संख्या है सल्फर का +6, ये हो गया ऑक्सीकारक, 6 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है। SO2 में देखिए, SO2 में सल्फर का ऑक्सीजन संख्या +4 है, मतलब ये अपना और अभी ऑक्सीजन संख्या +6 भी कर सकता है। अधिकतम नहीं है ना, ज्यादा है ना तो कम है, बीच में है। सल्फर ट्राइऑक्साइड देखिए 3 दूनी 6 +6 है, सल्फर का इसमें भी ऑक्सीजन संख्या है +6 है, उसके बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बराबर है। अब पूछा कौन ऑक्सीकारक अपकारक दोनों है, तो सी नंबर, इसका भी ऑक्सीकरण हो सकता है भी, और +4 है, +6 भी हो सकता है, और अपकरण भी होगा। लेकिन बी और डी आपका है ऑक्सीकारक, सिर्फ क्या है, ऑक्सीकारक, सिर्फ ऑक्सीकारक है। क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फर का अधिकतम ऑक्सीजन से कितना है, +6 है, जो उसके बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बराबर है। इसका और ज्यादा ऑक्सीकरण अब नहीं हो सकता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक है। अब पहले देखिए क्या था, हाइड्रोजन सल्फाइड में -2 था ऑक्सीजन संख्या, तो ये हो गया आपका अपकारक। हमें नहीं लगता अब कोई आपसे क्वेश्चन छूटेगा कैसे पहचानेंगे ऑक्सीकारक और अपकारक। नाइट्रिक अम्ल है HNO3, तो नाइट्रिक अम्ल में देखिए नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या आएगा +5,
जो नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बराबर है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अब वह नहीं त्याग सकता है। तो नाइट्रिक अम्ल क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक है, जो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बराबर है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दो में कहते हैं निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है, कौन रंगीन, कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड रंगीन है। देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये एक अम्लीय प्रवृत्ति का होता है और रंगीन होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है। इसका डाइमिराइजेशन होता है N2O4 में, N2O4 में डाइमिराइजेशन होता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति का भी होता है और रंगीन ऑक्साइड है, जबकि N2 नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड ये उदासीन प्रवृत्ति का होता है। नाइट्रस और नाइट्रिक ऑक्साइड और रंगहीन होता है। ये सबको अच्छी तरह से पी ब्लॉक में मिलेगा और सबका ट्रिक बता चुके हैं। अणु का संरचना का ट्रिक काफी अच्छा से पढ़ाएं सर, केंद्रीय परमाणु, किनारे का परमाणु, वो सब का वीडियो मिलेगा। फिर यहाँ देखो ऑब्जेक्टिव, तो रंगीन कौन हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। 3 संक्रमण तत्वों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जल्दी कमेंट में फर्स्ट बोलिएगा, संक्रमण तत्व के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। डी ब्लॉक के तत्वों का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का भी ट्रिक बता चुके हैं, SS, PS, PS, DPS, DPS, FDPS, FDPS, हमारे बुद्धा केमिस्ट्री क्लास पे इसका ट्रिक मिल जाएगा यूट्यूब पे। तो डी ब्लॉक का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था, N-1, डी पर 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन, NS, S पर 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन। ये था डी ब्लॉक का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हर जगह पूछा जाता है। देखिए ऑप्शन पहला तो गलत हो गया, बी में देखिए N-1 डी पर 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन, NS 1 से लेकर 2 तक, ये हो सकता है, ये हो सकता है डी ब्लॉक। सी में देखिए N-1 डी पर 1 से लेकर 10 तक, NS1 S पे 2 भी, 1 से 2 भी हो सकता है, S में क्या है 1 कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन, NS1 से लेकर 2 तक, ये तो गलत हो चुका है। S क्या होता है 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन। कॉपर में, कॉपर में पढ़े, कॉपर और क्रोमियम में, कॉपर, क्रोमियम और कॉपर में S कक्षक का 1 इलेक्ट्रॉन P D कक्षक में चला जाता है अस्थायी होने के लिए। आप इलेक्ट्रॉनिक बिना से पढ़े होंगे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में किसमें मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है। तो सब में निकालना पड़ेगा, जल्दी फास्ट कमेंट में, किसमें मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है, जल्दी जल्दी फास्ट, किसमें मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है। देखिए पहला ए में क्या कर रहा है, MnSO4 है, सल्फेट तो मूलक है, जिसका निकालना उसको X मान लेंगे। अब पूरा सल्फेट में कितना है, -2, एक ही सल्फेट है, तो X बराबर क्या हो गया +2। सी में देखिए कितना आता है, 3 मैग्नीज है, तो 3x 4 दूनी 8 -8 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 8/3, या कह सकते इसको 2.6 लगभग। इधर देखिए मैग्नीज ऑक्साइड में मैग्नीज को x मान लेंगे, 2 दूनी 4 बराबर 0, x बराबर +4, m है तो 2x, 2 मैग्नीज है 2x मान लिए, 7 दूनी 14 बराबर 0, x बराबर कितना हो गया +7। देखिए न्यूनतम किस में आया है, न्यूनतम आपका ए में आया है। ए क्या हो गया, ए में कितना है ऑक्सीकरण संख्या ना +2 है। करा मैग्नीज का किसमें ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है, तो मैग्नीज सल्फेट में न्यूनतम है, कितना +2 है। जिसका निकालना हो उसको x मान लेंगे, बगल वाले तत्व की संख्या को उसके आवेश से गुना करके जोड़ देंगे। और सल्फेट क्या है, मूलक है, पूरे कितना -2 आवेश है और एक ही सल्फेट था, ऑप्शन नंबर 1। 5 देखिएगा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, कौन एक्टेनॉइड नहीं है। एक्टेनॉइड आपको हम बताएं परमाणु संख्या 58 से 71 तक आपका लेंथेनॉइड था, लेंथेनियम, लेंथेनॉइड, लेंथेनियम, लेंथेनॉइड कहा जाता है। अब परमाणु संख्या 89 के बाद से 103 तक, या 90 से 103 तक
कहता है एक्टेनॉइड। एक्टेनॉइड दोनों ही F ब्लॉक का था। तो आपका अगर इक्विलियम, कैलिफोर्नियम, यूरेनियम, टर्बियम, ध्यान आपको याद करने का ट्रिक हम बताए थे F ब्लॉक का, यूट्यूब पे इसका डालेंगे। तो क्या था F ब्लॉक में? पहला था परमाणु संख्या 5877 में, सी पर नन था, प्राइम मिनिस्टर श्रीमती यूरो जेडी टबली ने। इसी तरह का आपका ट्रिक था F ब्लॉक याद करने का। तो किताब को निकाल कर देखिएगा कि F ब्लॉक में कौन कौन, F ब्लॉक में कौन लेंथेनॉइड में है, कौन एक्टिनॉइड में है। टर्बियम, टर्बियम आपका एक्टिनॉइड नहीं है, ये लेंथेनॉइड में आता है। कॉपी किताब को थोड़ा निकालिए और सर्च मार के देखिए कौन F ब्लॉक के लेंथेनॉइड में है, कौन एक्टिनॉइड में। दोनों में 14 तत्व दिया हुआ है। निम्नलिखित में कौन आयन रंगहीन है? कौन सा आयन रंगहीन है जो रंग का निर्माण नहीं करता? जल्दी फास्ट, काफी शानदार ट्रिक इसका आपको हम बताए थे, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, रंगीन और रंगहीन का। जल्दी फास्ट। तो आपको हम ये कॉपर प्लस है, सॉरी मिस्टर Cu प्लस है। कौन रंगहीन है? जल्दी फास्ट। तो सिंपल ट्रिक है, जिसका डी बाइटम कक्षक का, जिसका डी कक्षक पूरा भरा हुआ है वह रंगहीन होता है। और क्या होता है? प्रतिचुंबकीय होता है। और जिसके डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन जोड़े में नहीं हो वह अनुचुंबकीय और रंगीन होता है। तो कॉपर का परमाणु संख्या 29 है। अपना ट्रिक था 29 में 18 गया, 29 में 18 गया, आपका कितना बच गया? 9 2 11। 11 में एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, एक आवेश है, तो 10। तो हम लोग D10 भी लिख सकते हैं। D10 डी ब्लॉक का है। देखिए डी का पूरा, डी में कितना? 10 इलेक्ट्रॉन ही होता है, 10 का इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। डी में होता है 5 कक्षक और एक कक्षक में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो पूरा भरा हुआ है। तो ये आपका हो गया प्रतिचुंबकीय और रंगीन। रंगहीन, रंगहीन कोबाल्ट को चेक कर लीजिए, फीकोनी, कोबाल्ट का परमाणु संख्या 27 है। 27 में 18 गया, बचा आपका 9, और 9 में 2 गया, बचा आपका 7, या D7 फीकोनी। हाँ 27 में 18 गया 9, 9 में 2 गया 7, D7 है। तो ये डी में तो होता है 5 कक्षक, सात इलेक्ट्रॉन कभी जोड़ा में लग नहीं पाएगा, ये तो अनुचुंबकीय हो गया, 7 का कभी जोड़ा लगेगा। निकेल देखिए, फीक निकेल का परमाणु संख्या 28 है, 28 में 18 गया तो हो गया आपका कितना? 8 2 10, 10 और 10 में 2 गया, हो गया 8, D8, D8 8 हो गया। और 8 को भरोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, हुंड के नियम से पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन अकेला बच जाएगा। तो ये भी हो गया अनुचुंबकीय, ये भी पूरा भरा हुआ, पांचों कक्षक में नहीं है। लोहा को भी आप चेक कर सकते हैं, परमाणु संख्या 26 है, 26 में 18 गया, बचा आपका कितना? 6 2 8, और 8 में 3 गया, बचा आपका 5, D5। ये भी आपका अनुचुंबकीय और रंगीन है। तो रंगहीन आयन कौन हो गया? Cu+, कॉपर आयन रंगहीन है और प्रतिचुंबकीय है। डी कक्षक पूरा क्या है? भरा हुआ है। थोड़ा फास्ट कीजिएगा, बहुत सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? जल्दी फास्ट। प्रतिचुंबकीय आपको अभी हम बताएं, या तो डी ब्लॉक पूरा भरा हो, या डी ब्लॉक क्या, डी कक्षक क्या हो? पूरा खाली हो। प्रतिचुंबकीय क्रोमियम देखा रहा, क्रोमियम का परमाणु संख्या कितना है? 24, 24 में 18 गया 6, और 6 में 3 गया 3, या इसको लिख सकते हैं D3। ये तो हो गया आपका अनुचुंबकीय, 3 इलेक्ट्रॉन है जोड़ा। वेनेडियम परमाणु संख्या 23 है, 23 में 18 गया 5, और 5 में 2 गया 3, ये भी हो गया अनुचुंबकीय। स्कैंडियम परमाणु संख्या 21 है, 21 में 18 गया, आपका बचा 3, और 3 में 3 गया 0, एक भी इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है, तो क्या हो गया? प्रतिचुंबकीय में रख सकते हैं इसको। टाइटेनियम भी चेक कर लिए, टाइटेनियम भी आपका आएगा अनुचुंबकीय। तो ये 3 को आपका है अनुचुंबकीय, वो क्या है? प्रतिचुंबकीय। डी कक्षक क्या है? पूरा खाली है। क्वेश्चन नंबर 8, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ आपका ओजोन से ऑक्सीजन बन रहा है,
जिसमें दो स्टेप में, एगो तीव्र गति का है, एगो मंद गति का है। तीव्र, तो इस अभिक्रिया का वेग समीकरण क्या होगा? जल्दी कमेंट में फास्ट आइएगा, ये आपका जेईई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। रासायनिक अभिक्रिया में ओजोन से ऑक्सीजन बन रहा है, जो दो स्टेप में, एक तीव्र गति है, एक मंद गति है। तो अभिक्रिया का वेग पूछ रहा है, जल्दी फास्ट कमेंट में। कॉपी कलम को पास में रखिए, सर ऐसे नहीं सिर्फ बैठिए, कॉपी कलम को पास में रखिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। देखिए तीव्र गति का दिया हुआ अभिक्रिया है, एगो मंद गति का है, और हमको अभिक्रिया का वेग वेग समीकरण, वेग समीकरण क्या था कि अभिक्रिया का वेग अभिकर्मक के सांद्रता के समानुपाती होता है, इसे वेग समीकरण या वेग व्यंजक कहते थे। जहां ये तीव्र गति का जो अभिक्रिया दिया हुआ है उसका हम लोग निकाल लेते हैं तीव्र गति का साम्य स्थिरांक। आप सुनेंगे नाम साम्य स्थिरांक का। साम्य स्थिरांक क्या होता है? के। तीव्र गति का साम्य स्थिरांक क्या था? उत्पाद का सांद्रता, उत्पाद का सांद्रता, उत्पाद क्या है? O2 और O है, बटे अभिकर्मक का सांद्रता, बटे अभिकर्मक का सांद्रता। और देखिए मंद गति का दिया हुआ था, मंद गति में क्या था आपको? मंद गति में अभिक्रिया का वेग लिखते हैं, तो अभिक्रिया का वेग मंद गति के लिए, अभिक्रिया का वेग अभिकर्मक के सांद्रता के समानुपाती होता है। अभिकर्मक के अभिकर्मक क्या? O और O3 है, मंद गति। अभिक्रिया का वेग अभिकर्मक के सांद्रता के समानुपाती होता है। अब वहां से देखिए, वहां से O का मान इसमें लाकर बिठा दीजिए, O का मान, तो यहां से O का मान क्या होगा? O बराबर हो जाएगा, O के सांद्रता बराबर O3 के O3 बटे O2 हो जाएगा। ये O का मान वहां से बिठा दीजिए, O का मान निकालिए। तो O का मान क्या आया था हमारा? O का मान आ गया था O3 से, मान रही है O3, O का मान O3 बटे O2 गुना O3, तो O3 का स्क्वायर हो गया, कितना लिख देते हैं? देखिए ऊपर तो O3 का स्क्वायर, स्क्वायर हो गया, और O2 इनवर्स में हो गया, O2 इनवर्स में। देखिए कौन समीकरण है ऐसा? पहला O3 का स्क्वायर सिर्फ दिया, इतना ही है। O3 का स्क्वायर, O2 का इनवर्स। देखिए जल्दी ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को काफी बारीकी ढंग से बनाइएगा। तीव्र गति का साम्य स्थिरांक निकालेंगे। अभिक्रिया साम्य स्थिरांक क्या था? उत्पाद का सांद्रता बटे अभिकर्मक का सांद्रता। अब मंद गति के लिए लिखेंगे अभिक्रिया का वेग अभिकर्मक के सांद्रता के समानुपाती होता है। अब साम्य स्थिरांक से O का सांद्रता इसमें बैठा देना है। O का मान क्या आएगा? O3 बटे O2, O3 बटे O2, तो O3 बटे O2 को लिख दीजिए। ये आपका 2022 का वन ऑफ दी सबसे टफ क्वेश्चन में से एक था कि अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखें। अब हमें लगता है इस क्वेश्चन में दिक्कत होगा, बस अच्छी तरह से को देख लिए। तीव्र गति के लिए साम्य स्थिरांक निकाल लेंगे, साम्य स्थिरांक, और मंद गति के लिए वेग समीकरण लिखेंगे। और मंद गति में O के सांद्रता को बैठा देना है समीकरण 1 से। अगला क्वेश्चन, अधिकांश अभिक्रिया के लिए ताप गुणांक का मान किसके बीच होता है? तो अधिकांश अभिक्रिया, जल्दी फास्ट कमेंट में, एक कोलिजन थ्योरी होगा, एक कॉन्सेप्ट था आपका रसायन बलगतिकी में। यदि अभिक्रिया का तापमान 10 डिग्री बढ़ाया जाता है, यदि किसी भी अभिक्रिया का तापमान को 10 डिग्री बढ़ा दिया जाए तो उसका वेग दुगना हो जाता है। प्रत्येक 10 डिग्री तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्या होता है? दुगुना। उसमें क्या पड़े? ताप गुणांक का मान 2 और 3 के बीच में होता है। आर्हेनियस समीकरण में आया होगा, 2 और 3 के बीच में क्या होता है? ताप गुणांक का मान। ये भी आपका 2022 का सबसे टफ क्वेश्चन में से एक था, क्योंकि सर सब एनसीईआरटी में उतना जिक्र ये सब क्वेश्चन नहीं किया है। आपको हम बार बार बोलते हैं 70 क्वेश्चन पूछेगा आपसे, आपको आधा बनाना है तो आपको 10 क्वेश्चन आपको ऐसा डाल देगा जो कभी आप देखे भी नहीं होंगे, 5 से 10 क्वेश्चन, कि बनाना तो 35 से है।
हमको 50 और 60 तो नहीं बनाना है, तो आराम से आप बना सकते हैं। ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन को डाल दिया जाता है जहां मन तहां से लाकर। बस ऐसा आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको कहीं मिले नहीं है। बनाना कितना आपको है, मात्र 35, डरना नहीं है सर, उतना आप पूरा 100 में 100 बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है? लायोफिलिक कोलाइड नहीं है, लायोफिलिक, जिसको हम लोग बोलते हैं द्रव रागी कोलाइड। द्रव रागी कोलाइड नहीं है, द्रव विरागी कोलाइड हुआ है। लायोफिलिक द्रव रागी कोलाइड। जल्दी कमेंट है, दूध, गोंद, कुहासा, खून, जल्दी फास्ट कमेंट में कीजिएगा। कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है? जल्दी सर। देखिए आपका दूध हो गया, गोंद हो गया और खून हो गया, ये सब आपका है द्रव रागी। और द्रव विरागी में आपका आता है कुहासा। कुहासा और धातु का सल्फाइड, धातु का सल्फाइड द्रव विरागी। लायोफिलिक होता है लायोफोबिक, द्रव रागी और द्रव विरागी। लायोफिलिक को द्रव रागी कहते हैं, लायोफोबिक को द्रव विरागी। लायोफिलिक कोलाइड नहीं है, नहीं, लायोफोबिक है। लायोफोबिक जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि द्रव विरागी हो गया, द्रव विरागी। द्रव विरागी कुहासा हो गया जो लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। बाकी दूध, गोंद, खून, ये क्या द्रव रागी कोलाइड होता है। अगला क्वेश्चन, कोलाइड के कण का आधार पर किसके बीच? कोलाइड के कण का आकार, जल्दी फास्ट कमेंट बताइएगा। काफी हम आपका ये जो चैप्टर था कोलाइड, पूरा कोलाइड चैप्टर ही आपका था कणों के आकार पर, कणों के आकार पे था। जल्दी कमेंट में थोड़ा फास्ट दीजिएगा, सेंटीमीटर में बता हुआ, सेंटीमीटर में जल्दी। कोलाइड के कणों का आकार, हमको पता है कोलाइड के कणों का आकार होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच, ये काफी फेमस है सर। कोलाइड कण का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, तो बदलिए इसको मीटर में। 10⁻⁻9 मीटर से 1000 गुना 10⁻⁻9, ये ना 3 सुना था, 9 में 3 गया, इसको लिख सकते हैं -9 में 3 -6 मीटर। तो -9 मीटर से -6 मीटर। इसको बदलिए अब सेंटीमीटर में, फिर 100 से गुना कीजिए मीटर को, फिर 2 सुना हटेगा, ये हो जाएगा -7 सेंटीमीटर से, इधर भी गुना कीजिए 100 से, मीटर को लेंगे सेंटीमीटर में, क्या सेंटीमीटर में आंसर है, तो -4 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन -4 से -7, जल्दी देखिए। और यहाँ कोई आपका लगता है मैच ही नहीं कर रहा है। वो काफी फेवरेट क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन है सर, कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच कोलाइड के कण का काटता है, तो नैनोमीटर को बदले मीटर में। 9 में 3 सुना गया तो -6 बचेगा, तो मीटर में हो गया -9 से -6। अब इसको बदलना सेंटीमीटर में, 100 से गुना करो, तो -7 से -4, -4 से -7, देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, -4 ही होना चाहिए, देखिए सामने है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, तो -4 से -7 सेंटीमीटर। काफी फेमस क्वेश्चन है। स्टार्च के जल अपघटन से किस, स्टार्च का जो जल अपघटन होता है वह किस एंजाइम के द्वारा होता है? जल्दी फास्ट कमेंट में करा। माल्टेज है, जाइमेज है, इन्वर्टेज है, डायस्टेज है, जल्दी फास्ट। स्टार्च के जल अपघटन में से किस एंजाइम के द्वारा स्टार्च का जल अपघटन होता है? और आपको पता है कि स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड, सेकेराइड का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, जिसके जल अपघटन से असंख्य मात्रा में ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो स्टार्च का जल अपघटन कराना है और आपको ग्लूकोज प्राप्त करना है, इसके लिए सबसे अच्छा एंजाइम है इन्वर्टेज। जो क्या बोलते हैं? इन्वर्टेज। जो जाइमेज है, जाइमेज का उपयोग क्या आता है? एल्कोहल के निर्माण में, एल्कोहल के निर्माण में जाइमेज का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन,
रासायनिक अधिशोषण की दर, जल्दी फास्ट करो। रासायनिक अधिशोषण की दर दाब बढ़ने से घटती है, दाब पर निर्भर नहीं करती है, एक वायुमंडलीय दाब पर अधिकतम होता है, दाब बढ़ने से बढ़ता है। जल्दी फास्ट कमेंट में रासायनिक अधिशोषण, केमिकल एडजॉर्प्शन। तो देखिए रासायनिक अधिशोषण जो आपका होता है वह दाब बढ़ने से घटता है, क्योंकि रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक बंधन का निर्माण होता है, रासायनिक बंधन। तो रासायनिक अधिशोषण की दर दाब बढ़ने से घटता है, और ये आपका तापमान पर भी निर्भर करता है। अगर अभिक्रिया उष्माशोषी होगा तो ताप बढ़ने पर अधिशोषण बढ़ेगा, यदि अभिक्रिया उष्माक्षेपी है तो ताप बढ़ने पर अधिशोषण घटेगा। पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु, जल्दी फास्ट कमेंट में पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने धातु, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम। जल्दी सर, पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु, जल्दी। तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने धातु आपका क्या है? एल्युमिनियम। इस चारों में एल्युमिनियम आपका सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है। जल्दी कमेंट में वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 से 1 ब्रोमो ब्यूटेन में किया जाता है, जल्दी फास्ट। ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन देखिए है CH3 CH2 ब्यूटेन 1 ऑल, ये आपका है ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेनॉल है। इसको बदलना है आप हमको कहा 1 ब्रोमो ब्यूटेन में, यानी एल्कोहल को हटाना है, एल्कोहल को हटाना है और ब्रोमीन को जोड़ना है। एल्कोहल को हटाना है, ब्रोमीन को जोड़ना है। हेलो एल्केन, हेलो रिंग से पढ़े होंगे आप लोग। और दोनों बनता है एल्कीन से, जब एल्कीन पे जोड़ दो जल तो बन जाएगा एल्कोहल। अगर एल्कीन को करा दो अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड से, तो एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। एल्कोहल से बनाना है, एल्कोहल से क्या बनाना है? हैलाइड बनाना है, हैलाइड। इसलिए सबसे अच्छा अभिकर्मक होता है वैसा अभिकर्मक जिसके पास काफी ज्यादा मात्रा में हेलोजन हो, जैसे फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड, थायोनील क्लोराइड या थायोनील ब्रोमाइड। ये सब वैसा अभिकर्मक है जो एल्कोहल से हमको हेलोजन प्राप्त होता है। देखिए ऑप्शन, पहला है ब्रोमोफॉर्म, दूसरा है ब्रोमीन, तो तीसरा है मिथाइल ब्रोमाइड, डी में है फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, या फिर आता है फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड। अब क्लोरीन जोड़ना है तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो जोड़ सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक, क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा यौगिक बनता है जब बेंजीन को क्लोरीन की अधिक से अभिक्रिया, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन को क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे। तो एक बात आप ध्यान दीजिएगा, काफी फेवरेट क्वेश्चन था कि मीथेन से इथेन बनाए या इथेन से मीथेन बनाए, दोनों हो सकता है। अगर मीथेन से हमको इथेन बनाना है तो मीथेन को करा दीजिए अभिक्रिया क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो वह मिथाइल क्लोराइड बना लेगा। और मिथाइल क्लोराइड को कर दीजिए ऊर्जा अभिक्रिया, बन जाएगा इथेन डबल। अगर इथेन से बनाना है मीथेन, कार्बन कम करना है, तो भी वही प्रोसेस है, इथेन को कराइए क्लोरीन से अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो इथाइल क्लोराइड, फिर इथाइल क्लोराइड से बनाइए एल्कोहल, फिर एल्कोहल के लिए ऑक्सीकृत कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसे बनाइए क्या आप, फिर बनाइए क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल का आयन, कार्बोक्सिलिक अम्ल का आयन जैसे बनेगा गर्म कीजिए सोडा लाइम के साथ, तो मीथेन से इथेन बन जाएगा। दो ही स्टेप में, मीथेन से इथेन, पहला क्लोरीन से अभिक्रिया, दूसरा है ऊर्जा अभिक्रिया। लेकिन इथेन से बनाना है मीथेन तो 3 स्टेप में अभिक्रिया होता है, क्योंकि क्लोरीन, जब भी कोई भी हाइड्रोकार्बन को जब सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं तो वह हाइड्रोजन को विस्थापित करता है और क्लोरीन आकर जुट जाता है। यह बेंजीन है, यहाँ 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन को क्लोरीन क्या करेगा? विस्थापित कर देगा सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, तो बन जाएगा क्या? हेक्साक्लोरोबेंजीन, हेक्साक्लोरोबेंजीन। क्लोरीन का काम यह है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसी भी हाइड्रोकार्बन से
हाइड्रोकार्बन से यदि आप कराते हैं अभिक्रिया क्लोरीन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो वह हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है? आयोडोफॉर्म, तो आयोडोफॉर्म परीक्षण आपका सबसे पहले देता है वैसा एल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास अल्फा मिथाइल हो। अल्फा मिथाइल देखिए क्या है, अल्फा मिथाइल। देखिए कीटोन का क्रियाशील समूह है, तो क्रियाशील समूह के बगल वाले मिथाइल को क्या बोलते हैं? अल्फा मिथाइल। या एल्डिहाइड हो, कैसा एल्डिहाइड? जिसके पास क्या हो? अल्फा मिथाइल हो। तो क्रियाशील समूह के बगल वाले मिथाइल को क्या बोलते हैं? अल्फा मिथाइल। तो वैसा एल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास अल्फा मिथाइल हो वह देता है आयोडोफॉर्म अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड और कीटोन को हेलोजन से अभिक्रिया कराते हैं क्षार की उपस्थिति में। क्लोरीन से क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन से ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन से आयोडोफॉर्म बनेगा। लेकिन यहाँ देखिए कुछ उल्टा है, ना तो यहाँ कीटोन है ना तो यहाँ एल्डिहाइड, यहाँ दे दिया है एल्कोहल। क्या दे दिया है? एल्कोहल। तो क्या करते हैं? एल्कोहल में वही कंडीशन है, वैसा एल्कोहल, वैसा एल्कोहल जिसका क्या हो? अल्फा मिथाइल हो, अल्फा मिथाइल हो, अल्फा। तो इसके पास अल्फा मिथाइल नहीं है, एक ही कार्बन है। क्रियाशील समूह के बगल वाले मिथाइल को, इसमें देखिए दो गो CH3 CHOH CH3, देखिए इसमें आपका अल्फा मिथाइल उपस्थित है। यहाँ पे आपका एल्कोहल जुड़ा हुआ है, उसके बगल में मिथाइल है, तो ये आपका आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा। इसके नीचे देखिए, देखिए इससे आपका क्रियाशील समूह जुड़ा हुआ है, इसके बगल में अल्फा मिथाइल नहीं है, अल्फा मिथाइल नहीं है। ये हो गया पूरा इथेन हो गया, तो ये भी आयोडोफॉर्म क्रिया नहीं देगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में किसमें बड़े पैमाने पर मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है? मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल ये होता है आपका। तो किस में सबसे बड़े पैमाने पर मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है? जल्दी कमेंट में। बस कुछ देर के बाद सारा क्वेश्चन आप ही सोल्व करना है। बस स्टार्टिंग हम किए अपनी तरफ से, कुछ स्टार्टिंग में क्वेश्चन कुछ हार्ड थे इसीलिए। तो बड़े पैमाने पर मेथिल अल्कोहल बनाने का दो विधि है, एक वाटर गैस से, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से, इसको बोलते हैं जल गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को जल गैस। सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पे आपका जल गैस से निर्माण होता है मेथिल अल्कोहल का। लेकिन एक और विधि है पायरोग्लिसरिक अम्ल, पायरोग्लिसरिक, जिसमें एसिटिक अम्ल होता है 10% और एल्कोहल होता है लगभग 5%। 5 मतलब क्या होता है? एल्कोहल। तो पायरोग्लिसियस अम्ल, पायरोग्लिसियल अम्ल से भी हम मेथिल अल्कोहल बना सकते हैं। ऑप्शन में दिया गया वाटर गैस, तो वाटर गैस को टिक मारेंगे, इससे ज्यादा आपका वाटर गैस से बनता है। तो पायरोग्लिसियस अम्ल से में 10% आपका एसिटिक अम्ल होता है, अब 5% क्या होता है? एल्कोहल होता है। क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी फास्ट। क्वेश्चन 19 क्या, जल्दी फास्ट कमेंट बताइए। अब क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी। कौन सा क्रियाशील मूलक एल्कोहल में है? जल्दी फास्ट कमेंट में, जल्दी कीजिए। जल्दी फास्ट। बहुत देर तक हम क्वेश्चन को सोल्व किया, अब आपको सोल्व करना है। कौन सा क्रियाशील समूह मूलक एल्कोहल में उपस्थित है? OH, CHO, C डबल बॉन्ड O, NH2। जल्दी फास्ट, जल्दी कमेंट कीजिए। देखिए एल्कोहल का क्रियाशील समूह तो आपका क्या होता है? OH। यह है एल्कोहल का क्रियाशील समूह। आपको अभी बताया 5 से 10 क्वेश्चन आपका 70 में टफ होगा, बाकी आप 50-60 आराम से बना सकते हैं। बनाना कितना है? 35। बहुत अच्छा मौका है, अगर 35 से 35 रहता बनाना तो क्वेश्चन भी सटीक रहता, जिसको आप अच्छी तरह सोल्व कर सकते हैं। हम लोग के टाइम में मात्र 28 में 28 था,
28 में 28 क्वेश्चन को सोल्व करना था, उस टाइम पूरा का पूरा सर सोल्व किए थे हमको अभी भी याद है, दिन रात सर एक कर दिए थे। मेडिकल एंड नीट की तैयारी करे थे सर, काफी स्ट्रॉन्ग किए हुए थे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के। तो आपसे बोलते हैं दुनिया का हर काम आप कर सकते हैं, बस जिद्दी बनो, संघर्ष करो सर, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता है। सुबह कुहासा है तो धूप भी आएगा, वह धूप भी अपना लगे हुए रहता है कब हम अंधकार को दूर करें, तो अंधेरा जरूर दूर होगा। बस लगे रहिए, मेहनत कीजिए, एक दिन आपको उसका फल मिलेगा। जल्दी फास्ट। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सर्वाधिक अम्लीय है? जल्दी फास्ट कमेंट में। फिनॉल, बेंजीन अल्कोहल, एम क्लोरोफिनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल। जल्दी। आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया गया था। अम्ल, अम्ल का परिभाषा क्या था? इलेक्ट्रॉन ग्रहणकर्ता समूह अम्ल कहलाता है, और ग्रहणकर्ता समूह अम्ल के प्रबलता को बढ़ाता है। जल्दी फास्ट कमेंट में। और दाता समूह क्षार के प्रबलता को बढ़ाता है। जल्दी फास्ट। देखिए पहला है फिनॉल। फिनॉल अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, क्योंकि फिनॉल का फिनॉक्साइड जो है वह अनुनाद भाग लेता है। तो बेंजील एल्कोहल है, बेंजील एल्कोहल। तीसरा एम क्लोरोफिनॉल, एम क्लोरो है ग्रहणकर्ता समूह, ग्रहणकर्ता समूह। साइक्लोहेक्सेनॉल, देखिए आपका सी लगता है ज्यादा अम्लीय है, कि फिनॉल का एल्कोहल का क्रियाशील समूह चारों में एल्कोहल का क्रियाशील समूह उपस्थित है, इसमें क्या है? ग्रहणकर्ता समूह उपस्थित है, और ग्रहणकर्ता समूह अम्ल के प्रबलता को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन, प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से क्या प्राप्त होगा? जल्दी फास्ट कमेंट में। प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से क्या प्राप्त होगा? जल्दी कमेंट में। निर्जलीकरण का अर्थ क्या होता है? जल का निकलना, जल का निकलना, जल का निकलना। जल्दी फास्ट कमेंट में। प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से क्या मिलेगा? जल्दी कमेंट में बताइए फास्ट। कोई प्राइमरी एल्कोहल ले लीजिए, अगर इससे निकालेंगे जल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो यह बनाएगा आपका एल्कीन। और आपको पता है यदि एल्कोहल से जल निकाल लिया जाए तो क्या बनेगा? एल्कीन का निर्माण हुआ। देखिए ऑप्शन, कीटोन, कीटोन तो बनेगा द्वितीय एल्कोहल को ऑक्सीकृत करने पर। एस्टर, एस्टर तो बनेगा नहीं एल्कोहल से। सेकेंडरी एल्कोहल का रहा बनेगा नहीं सर। एल्डिहाइड प्राथमिक एल्कोहल को ऑक्सीकृत करने पे। ये चारों ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा सर। प्राइमरी एल्कोहल, तो आप अपना भी कमेंट में जवाब दीजिए। निर्जलीकरण का क्या होता है? जल का निकलना। जल्दी फास्ट। चारों ऑप्शन है क्या आपका मिल नहीं रहा सर। तो एल्कोहल से यदि जल निकालेंगे तो क्या बनेगा? आपका एल्कीन बनेगा, एल्कीन। ये चारों ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा। कीटोन बनता है कब? जब द्वितीय एल्कोहल को करते हैं ऑक्सीकृत। एस्टर बोल रहा है, तो एस्टर को जब कराते हैं जल अपघटन तो बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल नहीं, प्राइमरी एल्कोहल से सेकेंडरी एल्कोहल नहीं बनेगा निर्जलीकरण से। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कब बनता है? जब प्राथमिक एल्कोहल को ऑक्सीकृत करते हैं। प्राथमिक एल्कोहल से जल निकाले क्या बनेगा? एल्कीन। नन ऑफ दिस सर, इसमें कोई ऑप्शन आपका नहीं है। या कमेंट में आप अपना राय दे सकते हैं क्या आंसर होगा। होता हमसे तेज आप भी हो सकते हैं, जहां रहो गूगल पे कहीं पे भी सर्च मार के अपना देख सकते हैं। देखिए मेरे हिसाब से एल्कोहल से जब जल निकालते क्या बनता है? एल्कीन बनता है। क्वेश्चन नंबर 22, पायरोग्लिसरियस अम्ल। फिर क्या गया? पायरोग्लिसरियस अम्ल में कितना एसिटिक अम्ल? जल्दी फास्ट कमेंट में। पायरोग्लिसरिक अम्ल कुछ देरी पहले भी आया था, जिससे हम एल्कोहल का निर्माण कर रहे थे। तो अभी बता दें पायरोग्लिसरिक अम्ल में 10% एसिटिक अम्ल होता है। 10% एसिटिक अम्ल, लगभग 5% एल्कोहल होता है पायरोग्लिसरियस अम्ल में। देखिए यहां दिया हुआ कोई एमीन है, कैसा एमीन है? प्राइमरी एमीन है, सेकेंडरी एमीन है, टर्सरी एमीन है, क्वाटरनरी एमीन है। जल्दी फास्ट कमेंट में, ये कैसा एमीन है? जल्दी कमेंट कीजिए। प्राथमिक एमीन, द्वितीय एमीन, तृतीय, चतुर्थ एमीन है। देखिए आपको हम बताए थे एमीन होते हैं 3 तरह। प्राथमिक एमीन, जब एमीन का क्रियाशील समूह का नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हो, प्राथमिक एमीन। द्वितीय एमीन, जब एमीन के क्रियाशील समूह का नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हो, द्वितीय एमीन। तृतीय एमीन, जब एमीन के क्रियाशील समूह का नाइट्रोजन
3 कार्बन से जुड़ा हो, तृतीय एमीन। यहाँ आप क्या देख रहे हैं, जो एमीन का क्रियाशील समूह का जो नाइट्रोजन है वह एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब कैसा है, प्राथमिक एमीन है। अगर आता दो कार्बन से तो द्वितीय एमीन, तो कैसा है, प्राइमरी। ये कार्बन भले तृतीय कार्बन है, ये कार्बन है 3 डिग्री कार्बन, लेकिन एमीन कैसा है, एमीन तो आपका है प्राइमरी एमीन है। जलीय घोल में सबसे प्रबल भस्म कौन है, जल्दी फास्ट, सबसे प्रबल भस्म एमीन में दिया हुआ है। तो आपको हम बताए थे एल्काइल एमीन एरोमेटिक एमीन से ज्यादा क्षारीय होता है, इससे ज्यादा क्षारीय आपका एल्काइल एमीन एरोमेटिक एमीन से ज्यादा क्षारीय होता है, क्योंकि एरोमेटिक एमीन अनुनाद में भाग लेता है, जिसके कारण उसका क्षारकता क्या होता है, घट जाता है। तो आपको ये 2 ट्रिक बताए थे मिथाइल के केस में आधे 213 अमोनिया, एक था इथाइल में आपका था 231 अमोनिया। मतलब जब मिथाइल रहेगा एमीन के साथ तो 2 डिग्री, तब 1 डिग्री, तब 3 डिग्री एमीन, और इथाइल है 2 डिग्री, 3 डिग्री, तब 1 डिग्री, 2 3 इथाइल। देखिए हमको दिया हुआ है मिथाइल, तो ये देखिए प्राथमिक एमीन है, ये द्वितीय एमीन है, ये तृतीय एमीन है। तो एमीन मिथाइल में इथाइल में 2 डिग्री ज्यादा क्षारीय होता है, 2 डिग्री एमीन, ऑप्शन नंबर सी। और सबसे कम कौन रहेगा, ए, तो सी सबसे ज्यादा क्षारीय हो गया, सी, तब मिथाइल में ना है तो ए, सी, बी, डी, तब ए। मिथाइल में 213 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, तब अमोनिया। इथाइल में 201 2 डिग्री अमोनिया, 3 डिग्री, तब 1 डिग्री, तब अमोनिया लास्ट में। C3H9N का अणुसूत्र के द्वारा किसे व्यक्त किया जा सकता है, जल्दी फास्ट कमेंट में। C3H9N प्राइमरी एमीन को, सेकेंडरी एमीन को, टर्शियरी एमीन, इनमें से सभी, जल्दी कमेंट कीजिए। कोई सूत्र दिया हुआ है एमीन का, आपको बनाना है प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय एमीन, जल्दी कमेंट कीजिए फास्ट, कौन सा आंसर होगा। देखिए 3 कार्बन है, CH3 CH2 NH2, ये हो गया आपका प्राथमिक एमीन, 3 2 5 5 2 3 2, ओ एक और कार्बन है, सॉरी, CH3 CH2 CH2 NH2, कार्बन 4 बॉन्ड, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड। तो ये आपका प्राथमिक एमीन हो गया। इसे चाहेंगे तो हम द्वितीय एमीन भी बना सकते हैं। देखिए CH3 CH2 NH CH3, ये हो गया आपका द्वितीय एमीन, और हम चाहे तो तृतीय बना सकते हैं, CH3 CH3N CH3 CH3। देखिए प्राथमिक एमीन, द्वितीय एमीन, तृतीय एमीन, और तीनों में बराबर संख्या में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। तो एक एमीन से प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय तीनों हम बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में किसे अपकृत करने पर सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है, जल्दी फास्ट कमेंट में। सेकेंडरी एमीन 2 डिग्री एमीन, आपको 2 डिग्री एमीन क्या है, जब एमीन का क्रियाशील समूह का नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हो। देखो नाइट्राइल, उसको बोलते हैं हम लोग साइनाइड बोलते हैं। नाइट्रो यौगिक, कोई भी नाइट्रो यौगिक मान लो है NO2 है, नाइट्रो यौगिक है। कार्बिल एमीन बोलते हैं आइसोसाइनाइड को बोलते हैं, आइसोसाइनाइड को कार्बिल एमीन। एक है आपका एमाइड CONH2। तो किससे हमको बनाना क्या, सेकेंडरी, द्वितीय में। देखिए तो प्राथमिक नाइट्राइल या साइनाइड का जब अवकरण का अर्थ क्या है, हाइड्रोजन का जुटना, हाइड्रोजन का जुटना। तो साइनाइड से हमको मिलेगा प्राथमिक एमीन, नाइट्रो यौगिक से मिलेगा प्राथमिक एमीन। देखिए इससे मिलेगा हमको कौन, प्राथमिक एमीन मिलेगा, प्राथमिक एमीन। इससे भी क्या मिलेगा हमको, प्राथमिक एमीन मिलेगा। लेकिन आइसोसाइनाइड से, देखिए आइसोसाइनाइड से हमको मिलता है द्वितीय एमीन, ये दोनों तरफ कार्बन रहेगा,
आइसोसाइनाइड को कार्बिल एमीन नहीं बुलाता, कार्बिल एमीन, और कार्बिल एमीन को आइसोसाइनाइड बोलते हैं। इसे 2 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया बहुत ही फेमस था, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। जब प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया कराते थे क्षार की उपस्थिति में, तो आइसोसाइनाइड बनता था, कार्बिल एमीन बोलते थे। और एमाइड से भी क्या बनेगा, आपका प्राथमिक एमीन बनेगा। तो इन तीनों से बनेगा प्राथमिक एमीन, सिर्फ कार्बिल एमीन को आइसोसाइनाइड बोलते हैं, उससे क्या मिलेगा, सेकेंडरी एमीन। ऑप्शन नंबर सी। 27, गन्ने के चीनी के जल अपघटन से क्या प्राप्त होगा। चीनी को यदि कराएंगे जल अपघटन, चीनी को बोलते हैं सुक्रोज। सुक्रोज जो एक डाइसेक्राइड था, डाइसेक्राइड। तो चीनी के जल अपघटन से क्या प्राप्त, जल्दी फास्ट कमेंट में। तो चीनी के जल अपघटन से क्या मिलेगा, सिर्फ ग्लूकोज, ग्लूकोज या माल्टोज, ग्लूकोज या फ्रक्टोज या ग्लूकोज या लैक्टोज, जल्दी कमेंट बताइए। चीनी जो एक डाइसेक्राइड है, जिसके जल अपघटन कराएंगे तो क्या मिलेगा, जल्दी, तो हमको मिलेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। जल्दी फास्ट कीजिए। इंजाइम है, जल्दी फास्ट, इंजाइम क्या है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं, जल्दी फास्ट कमेंट में। इंजाइम क्या है, तो इंजाइम आपका एक प्रकार का प्रोटीन है, इंजाइम क्या प्रकार का प्रोटीन है, जल्दी फास्ट। जल्दी कमेंट कीजिए। 29 नंबर, घनाकार क्रिस्टल में, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवे जालकों की संख्या, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवे जालकों की संख्या कितनी होती है, जल्दी फास्ट, जल्दी कमेंट कीजिए। जल्दी कमेंट कीजिए फास्ट। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवे जालकों की संख्या, आपको बताया कि ठोस का क्रिस्टल जालक का निर्माण छोटे छोटे एकक कोशिकाओं से हुआ है, और 7 प्रकार के एकक कोशिका संभव है, जिसमें एक आपका घनाकार था जो हमको सिलेबस में पढ़ना भी था, एससी, बीसीसी, एफसीसी। तो घनाकार में 3 ब्रेवे जालक संभव है, एससी, बीसीसी और एफसीसी। देखिए द्विसमलंबास में 2 था, एससी और बीसीसी, और सबसे अधिक 7 प्रकार की एकक कोशिका थे, उसमें सबसे अधिक ब्रेवे जालक था विषम लंबास में, एससी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। 4 तरह का एक क्रिस्टल ब्रेवे जालक संभव था। और घनीय में घनाकार क्रिस्टल जालक में ब्रेवे जालकों की संख्या कितनी थी, 3, एससी, बीसीसी, एफसीसी। द्विसमलंबास में 2, विषम लंबास में 4। एनसीईआरटी में काफी अच्छी तरह से कॉलम में करके दिया हुआ है ठोस अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 30, अष्टफलकीय रिक्तियां कितने गोलों से घिरे होते हैं, जल्दी फास्ट कमेंट में। अष्टफलकीय रिक्तियां होता है चतुष्फलकीय रिक्तियां, जितना परमाणु होता है उतना होता है अष्टफलकीय रिक्तियां, और उसका दुगुना क्या होता है, चतुष्फलकीय रिक्तियां। और अष्टफलकीय रिक्तियां 6 गोलों से घिरे होते हैं, अष्टफलकीय। अगर चतुष्फलकीय रिक्तियां 4 गोले से, 4 गोले से कौन, चतुष्फलकीय रिक्तियां, और अष्टफलकीय रिक्तियां क्या, 6 गोलों से घिरे होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है, जल्दी कमेंट कीजिए फास्ट। अब थोड़ा स्पीड पकड़िए आप लोग। किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है, फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष में क्या होता है, लघु आयन, धनायन, लघु आयन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित हो जाते हैं, लेकिन क्रिस्टल के अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं आते हैं, इसमें घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। शॉर्टकी दोष में क्या होता है, बराबर संख्या में धनायन और ऋणायन अपने स्थान से बाहर चले जाते हैं, तो ये घनत्व को आपका हटा देता है, शॉर्टकी दोष। अंतराकाशी दोष, अंतराकाशी दोष में घनत्व बढ़ जाता है। एफ केंद्र, एफ के फार्बेजेंटस का रंगीन, जो धातु आधिक्य के दोष में था, धातु आधिक्य में, तो शॉर्टकी दोष से घनत्व में कमी आती है, फ्रैंकल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अंतराकाशी में घनत्व बढ़ जाता है। जल्दी क्वेश्चन 32, कौन फेरी चुंबकीय पदार्थ है, जल्दी फास्ट। एक होता है अनुचुंबकीय, एक होता है प्रतिचुंबकीय, एक होता है लौह चुंबकीय, एक होता है फेरी चुंबकीय, जल्दी फास्ट। तो जल्दी कमेंट कीजिए फास्ट। अनुचुंबकीय में आपका आता है O2 आता है, Cu2+, ये सब अनुचुंबकीय आता है।
प्रतिचुंबकीय में आपका आता है जिसका डी कक्षक का इलेक्ट्रॉन पूरा भरा हुआ, जल, नमक, बेंजीन। ये फिजिक्स में भी आपका पूछता है। प्रतिचुंबकीय तीनों फेमस है, जल, नमक और बेंजीन। लोह चुंबकीय फेमस है फीकोनी, फीकोनी, लोहा, कोबाल्ट और निकेल, लोहा, कोबाल्ट और निकेल। क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड लोह चुंबकीय है। अब फेरी चुंबकीय में आता है लोहा का ऑक्साइड, लोहा का ऑक्साइड क्या हो गया, फेरी चुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय। इतना अच्छा सर व्याख्या कर रहे हैं कि आपका 2-3 क्वेश्चन और सोल्व हो सकता है उसके आसपास जो भी क्वेश्चन है। जल्दी फास्ट, अगला क्वेश्चन, विलयन के अनुसंग गुणधर्म के उदाहरण है। जल्दी फास्ट कमेंट में। 4 तरह के अनुसंग गुणधर्म हम लोग पढ़े थे, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, प्राशन दाब और बास दाब का अपेक्षिक अवनमन। जल्दी कमेंट बताइए इनमें से कौन विलयन के अनुसंग गुणधर्म है। ऑप्शन नंबर सी, क्वथनांक का उन्नयन। 4 आपका अनुसंग गुणधर्म थे, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, प्राशन दाब और बास दाब का अपेक्षिक अवनमन। जल्दी क्वेश्चन नंबर 34, घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल की मोलों की संख्या क्या कहते हैं। 1 kg में, विलायक के 1 kg में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या क्या बोलते हैं। मोलरता, मोललता, नॉर्मलता या मोल प्रभाज। जल्दी कमेंट में। 1 kg, तो kg में क्या होता है आपका, kg में आपका होता है मोललता, छोटी है मोललता। मोलरता था 1 kg विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या। अब मोलरता था 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या। आप ये दोनों का अंतर ही पूछता है कि मोलरता और मोललता में क्या अंतर है। तो मोलरता आपका ताप पर निर्भर करता है, मोललता और मोलंश ताप पर निर्भर नहीं करता। आपका मोलरता, नॉर्मलता ताप पर निर्भर करता है, दोनों में आयतन होता है। और 1 kg विलायक में क्या होता है आपका, मोललता। 34 का बी। क्वेश्चन नंबर 35, वैसा घोल जो निश्चित तापमान पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन का उबलता है, वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर उबलता है उसे क्या कहते हैं। जल्दी फास्ट कमेंट बताइएगा, उसे कहते हैं, जल्दी कमेंट कीजिए फास्ट। बहुत कम, एग्जाम इतना नजदीक है, इतने कम स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सर आप लोग। ये कोई कोढ़िया पढ़ाए तो क्या हुआ, वीडियो जब बना लेंगे रख देंगे तो बाद में आकर देखते हैं। जो मजा सर अभी है फेस टू फेस, मजा बाद में नहीं है। जल्दी, तो वैसा विलयन जो निश्चित ताप पर उबलता है, जिसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आता है, उसे कहते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी इंग्लिश में बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर, स्थिर क्वाथी मिश्रण या एजियोट्रोपिक मिश्रण। बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट आपको एक बात का तो फेस करना होगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चन को इंग्लिश में लिख देता है। जो प्योर देहाती वैरायटी बेचारे हैं उन्हें इंग्लिश में काफी दिक्कत होता है। बिहार बोर्ड से यही आग्रह है, आप क्वेश्चन जब हिंदी इंग्लिश में देते ही हैं तो हिंदी इंग्लिश को हिंदी मत लिख दीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज एजियोट्रोपिक है, इंग्लिश टर्म है, इसका हिंदी होता है स्थिर क्वाथी, एजियोट्रोपिक लिख देता है। तो बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट है जो इंग्लिश पे जो नहीं पढ़े, कमांड नहीं है, वो नहीं बना पाते हैं सर। अगला लिखा है स्थिर क्वाथी मिश्रण, कितना सारा स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर में क्या है, रुका हुआ निश्चित है, क्वाथी में क्या है, उबल रहा है, क्वथनांक। 36 का जब एसिटिलीन को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और HCSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया था तो यौगिक क्या बनता है। जल्दी फास्ट, एसिटिलीन, ये आपका है एसिटिलीन। और एसिटिलीन एल्काइन है, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल और HCSO4। जल्दी कमेंट कीजिए फास्ट। आप दोनों में क्या था, जल देता है H2O। आप पढ़े थे एल्कीन पे जोड़ेंगे जल तो बनेगा एल्कोहल, और एल्काइन पे जोड़ेंगे जल तो क्या बनेगा। तो एल्काइन पर जल जोड़ने के लिए 2 उत्प्रेरक है, H2SO4 और HCSO4। जल्दी फास्ट कमेंट बताइए क्या बनेगा, जल्दी। देखिए आपका बनेगा इसमें एसिटल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्कीन से एल्कोहल, एल्काइन से एल्डिहाइड। देखिए कैसे तो प्रूव भी कर देते हैं, 1 मिनट थोड़ा प्रूव भी करते हैं। यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड था,
तो ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड टूट गया तो एक पे प्लस एक पर माइनस, पहले एक बॉन्ड तोड़े हैं। और जल क्या देता है, जल देता है H प्लस OH माइनस, इसका प्लस इसके माइनस से, इसका माइनस इसके प्लस से, क्या बन गया देखिए CH3OH डबल बॉन्ड CH2। फिर डबल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड था तो एक बॉन्ड तोड़े तो एक पे प्लस एक पे माइनस, फिर एक बॉन्ड तोड़ो तो एक पे प्लस एक पे माइनस, फिर इसको जल दो तो क्या बनेगा, जल क्या देगा H प्लस OH माइनस, तो इसका प्लस उसके माइनस से, इसका माइनस इसके प्लस से, जानते क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा आपका CHOH OH CH3। और एक कार्बन पर दो क्रियाशील समूह स्थायी नहीं होता है, जैसे बॉन्ड एगो वापस खुलेगा तो बाहर भाग जाएगा तो क्या बन जाएगा पता है, देखिए बन जाएगा ये CHOCH3, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, या इसको हम इधर भी लिख सकते हैं एसिटल्डिहाइड, कॉपी में खुद से प्रूव कर सकते हैं, एल्कीन से एल्कोहल, एल्काइन से एल्डिहाइड बनेगा, जल जोड़ने पे प्रूव खुद से कीजिएगा। अभिक्रिया देखिए दिया हुआ है, अभिक्रिया ये एसिड हलाइड है, एसिड हलाइड है, इसको हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा रहे हैं उत्प्रेरक के उपस्थिति में PdVSO4, तो आपका एल्डिहाइड, तो डबल बॉन्ड है एक पे प्लस एक पर माइनस, तो एक H यहाँ एक H यहाँ, जैसे ही बॉन्ड वापस खुलेगा ये बाहर निकल जाएगा HCl बन के। तो इसमें एल्डिहाइड का एसिड हलाइड को जब हाइड्रोजन कराते हैं PdVSO4 की उपस्थिति में तो एल्डिहाइड का निर्माण होता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं रजमंड अभिक्रिया, रजमंड। केनोजारो अभिक्रिया तो पता है आप लोग को है, बहुत ही फेमस है, वैसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो वह केनोजारो अभिक्रिया देता है, और केनोजारो अभिक्रिया को बोलते हैं ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, जो बहुत ही फेमस है। इसका एक और कौन था, एल्डोल संघनन। तो रजमंड अभिक्रिया ये बार बार आपका पूछता है सर, जल्दी क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन नहीं देगा, जल्दी फास्ट कमेंट में अभी बात किए थे, निम्नलिखित कौन एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं देता है, जल्दी जल्दी कमेंट में, सब काम फॉर्मूला लिख रहे हैं, जल्दी कीजिए फास्ट, जल्दी। देखिए कह रहा एल्डोल संघनन नहीं देता, तो एल्डोल संघनन अभिक्रिया है क्या, वैसा एल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो वह एल्डोल संघनन अभिक्रिया देता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वह आता है केनोजारो अभिक्रिया। देखिए मेथेनल, नल आधार नाम है एल्डिहाइड का, नेल या नल, इंग्लिश में नल, हिंदी में बोलेंगे नेल। मेथेनल एक कार्बन है, देखिए मेथेनल में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है क्रियाशील समूह के बगल वाले, ये तो इसी का हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है ये तो इसी का हाइड्रोजन है, क्रियाशील समूह के बगल वाले हाइड्रोजन को वो क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, या क्या देगा केनिजारो अभिक्रिया। एथेनल क्रियाशील समूह के बगल में है अल्फा हाइड्रोजन, एथेनल हो या प्रोपेनॉन कीटोन है, कीटोन तो हमेशा देता है एल्डोल संघनन अभिक्रिया, कीटोन कभी केनोजारो अभिक्रिया नहीं देता है। फिर प्रोपेनल है, इसमें भी 3 कार्बन है तो इसमें भी क्या अल्फा हाइड्रोजन होगा, इसमें मेथेनल या इसको फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, जल्दी फास्ट कमेंट में, जल्दी। जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया, जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया
अमोनिया से कराई जाती है तो किस यौगिक का निर्माण होता है? जल्दी कमेंट है। बहुलक का क्वेश्चन ये है, जल्दी कीजिए। बहुलक का जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया, अभी आया था फॉर्मल्डिहाइड जो आपका एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं दे रहा था, जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है किस यौगिक का निर्माण होता है? तो हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन का निर्माण होता है। ये बहुलक का क्वेश्चन है, हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन का निर्माण होता है। जल्दी क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में करा कौन ईस्टर का क्रियाशील मूलक है? निम्नलिखित में कौन ईस्टर का क्रियाशील मूलक? जल्दी फास्ट कमेंट में, ईस्टर का क्रियाशील मूलक कौन है? जल्दी फास्ट। देखिए CHO है, CONH2 है, COOR है, COOCO एस्टर। देखिए ये आपका एल्डिहाइड है, ये आपका एमाइड है, ये आपका है एस्टर का क्रियाशील मूलक। जल्दी क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मल्डिहाइड में अंतर स्पष्ट किया जाता है? ये फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल अब फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मिक अम्ल है, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है, दोनों काफी बेस्ट फ्रेंड है। फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मल्डिहाइड हम बोले बेस्ट फ्रेंड है। जैसे इथर एल्कोहल होता है, इथर एल्कोहल क्या है? दोनों का अणुसूत्र समान है, संरचना अलग अलग है। एल्कोहल में आ गया हाइड्रोजन बंधन, इथर में हाइड्रोजन बंधन नहीं है। और उसे आपका फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मल्डिहाइड एक बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि दोनों के पास एक पार्ट कॉमन है। एक पार्ट क्या है? कॉमन है। तब दोनों का जांच भी सेम होता है, दोनों देगा बेंडिकेट घोल का, टॉलन अभिकर्मक से अभिक्रिया दोनों करेगा, फैलिंग घोल से दोनों देगा। लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट इन दोनों को अलग कर देता है। फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मल्डिहाइड में क्या कॉमन है? दोनों का एक पार्ट कॉमन है। इसी एक पार्ट कॉमन होने के कारण ये काफी रिएक्शन कॉमन देता है, लेकिन दोनों को अलग करने के लिए क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट बना है जो दोनों को अलग कर देता है। अगला है क्वेश्चन 42, कह रहा देखिए क्या आ रहा है, एसिड सिल्वर का हैलाइड है। क्वेश्चन नंबर 42, देखिए 42 में क्या कर रहा है, ये दिया हुआ कोई रिएक्शन है, अम्ल का आयन है, इसको करा रहे हैं ब्रोमीन से अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। तो क्या ये बना रहा है? एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल ब्रोमाइड प्लस माइनस। काफी रिएक्शन मस्त है सर। इसमें आपका देखिए बनता क्या क्या है, ब्रोमीन क्या देगा? एक पे प्लस एक पे माइनस, तो आपका RBr एल्काइल हैलाइड बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड ये बॉन्ड वापस में खुल जाता है, ये बाहर आ जाएगा, ये बॉन्ड भी इधर खुल जाता है, ये इधर खुला, ये इधर खुल गया, इससे माइनस एक इस पे क्या आ गया? माइनस एल्काइल ब्रोमाइड, ये बनेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और AgBr। ये रिएक्शन कहलाता है आपका हैंस डेकर अभिक्रिया, हैंस डेकर, इसको प्रूव भी कर सकते हैं। सूत्र का संरचना को लिखिए, ऑक्सीजन क्या है? ज्यादा विद्युतात्मक, इससे माइनस, इस पे धातु पे प्लस, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर खुला ये अगला बॉन्ड आगे खुल गया कार्बन पे, तो CO2 क्या बाहर निकल गया, तो एक पे इस पे क्या आ गया? माइनस, इस पे प्लस, माइनस प्लस, एक प्लस एक माइनस, इसका प्लस इसके माइनस से, इसका माइनस इसके प्लस से, ये कहलाता आपका हैंस डेकर अभिक्रिया। HBZ अभिक्रिया क्या था? कार्बोक्सिलिक अम्ल के बगल वाले कार्बन पे जोड़ते थे हेलोजन को, HBZ। हॉफमैन अभिक्रिया था, हॉफमैन ब्रोमाइडेशन अभिक्रिया पता है, ब्रोमीन से अभिक्रिया। कार्बीलेविन अभिक्रिया पता है, आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, तो प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म से कराते अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 43, सल्फाइड एस का सांद्रण किसके द्वारा किया जाता है? जल्दी फास्ट कमेंट में, सल्फाइड एस का सांद्रण किसके द्वारा किया जाता है? जल्दी फास्ट। सल्फाइड एस का सांद्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर होगा आपका फेन उत्प्लवन विधि, फेन उत्प्लवन विधि द्वारा सल्फाइड एस का सांद्रण किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 44, तो क्या कर रहा है, कौन सा धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन क्रिया द्वारा नहीं होता है? जल्दी फास्ट कमेंट में, कौन सा धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन अभिक्रिया द्वारा नहीं होता है? जल्दी कमेंट बताइएगा। विद्युत विच्छेदन का जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पे एनोड और कैथोड में प्राप्त हो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, लोहा। जल्दी, देखिए ये तीनों का आपका विद्युत विच्छेदन होता है, सोडियम का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का, लेकिन लोहा का विद्युत विच्छेदन द्वारा निष्कर्षण नहीं होता है। लोहा का होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट से, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। विद्युत विच्छेदन का कोई रोल नहीं है, इसमें ऑक्सीकरण और अपकरण का रोल है। क्वेश्चन नंबर 45, हुप विधि, हुप विधि द्वारा किस धातु का शोधन किया जाता है? जल्दी कमेंट में फास्ट, हुप विधि द्वारा किस धातु का शोधन किया जाता है? जल्दी कमेंट कीजिए फास्ट, जल्दी। जल्दी देखिए, तो हुप विधि क्या था? हुप विधि द्वारा आपका एल्युमिनियम धातु का शोधन किया जाता है। हुप विधि द्वारा क्या, एल्युमिनियम धातु का शोधन किया जाता है। हुप एक प्रोसेस है, एल्युमिनियम का निष्कर्षण आपको पढ़ाया गया था। आज की ये निच्छालन आपका आया था, जो सबसे मेन स्टेप था आपका निच्छालन, जो 2 से 3 स्टेप में एल्युमिनियम का निर्माण हुआ था। अंतिम था आपका वैद्युत अपघटन विधि। तो हुप विधि द्वारा एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 46 क्या कर रहा है, कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है? जल्दी, सबसे कम क्वथनांक वाली, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, आर्गन। जल्दी फास्ट कमेंट में, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस में इसमें कोई बंधन नहीं होता है, वो आसानी से उबल सकता है। सबसे कम क्वथनांक उसी का होगा जिसमें कोई बंधन ना हो, वो आसानी से उबल सके। हाइड्रोजन तो आपका H2 होता है, हीलियम He होता है, नाइट्रोजन आपका डाइनाइट्रोजन होता है, आर्गन Ar होता है। सबसे कम क्वथनांक वाली गैस यहाँ पे आपका हीलियम और आर्गन है, जिसमें कोई बंधन नहीं होता, वो अकेला एकल परमाणुविक तत्व है, एकल परमाणुविक जो अकेला रहता है। लेकिन हीलियम और आर्गन पूछा जाए, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे क्वथनांक में वृद्धि होता है। तो हीलियम ऊपर है, आर्गन नीचे है, तो हीलियम का क्वथनांक क्या होगा? सबसे कम होगा, आर्गन का इससे ज्यादा होगा अक्रिय गैस में। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है? जल्दी फास्ट कमेंट में, एक ही ऑक्सी अम्ल। तो पूरा केमिस्ट्री में आपका ये फेमस क्वेश्चन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है जो एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है, जिस पर कभी धन आवेश नहीं आता है, हमेशा उस पर ऋण आवेश ही रहता है। तो फ्लोरीन आपका एक ही ऑक्सी अम्ल का निर्माण करता है। एसिड, सल्फर एक बहुपरमाणविक तत्व है, तो एसिड में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? जल्दी कमेंट में, सल्फर एक बहुपरमाणविक ठोस है और आपको ऑक्सीकरण संख्या कॉन्सेप्ट दिए थे, यदि कोई तत्व अपने मूल अवस्था में हो या अकेला हो, उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। तो सल्फर क्या है? बहुपरमाणविक तत्व है, इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गया? 0 हो गया एसिड का। 49, कौन सबसे कम वाष्पशील है? जल्दी फास्ट कमेंट में, सबसे कम वाष्प में परिवर्तित होगा, जिसका बंधन स्ट्रॉन्ग होगा, जिसका बंधन स्ट्रॉन्ग होगा वह जल्दी वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा। जिसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है वह जल्दी उबलेगा नहीं, ना उबलेगा ना वो वाष्प में परिवर्तित होगा। ऑप्शन देखिए, H2S, H2T, H2S, H2O, ऑल स्टाइल से टीपो एक ही वर्ग है। इस सभी के हाइड्राइड में जल के पास क्या है? हाइड्रोजन बंधन है,
जो स्ट्रॉन्ग बंधन है, और हाइड्रोजन बंधन पाए जाने के कारण इसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है। यह जल्दी उबलेगा नहीं और जल्दी वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा। सबसे कम वाष्प है, यह जल्दी वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा। जिसमें बंधन कमजोर होगा वह जल्दी उबलेगा, जल्दी वाष्प में परिवर्तित हो सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 50, किसका हिमांक का अवनमन सबसे अधिकतम होगा? जल्दी फास्ट कमेंट में, किसका हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा? हिमांक का अवनमन आ रहा है ना, हिमांक का अवनमन IKFM, हिमांक का अवनमन मोललता के समानुपाती है। आई था वांट ऑफ गुणांक, वांट ऑफ गुणांक आई, जिसका आई ज्यादा होगा उसका हिमांक का अवनमन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। पोटेशियम सल्फेट, इसका आई होगा 3, 2 पोटेशियम आयन 1 सल्फेट, इसका आई होगा 2, एक सोडियम आयन एक क्लोरीन आयन, 2 आयन बनेगा। यूरिया ये आयन में नहीं टूटेगा, इसका आई होगा 1। ग्लूकोज ये भी आयन में नहीं टूटेगा, इसका वांट गुणा कितना होगा? 1। जो आयन में नहीं टूटेगा उसका वांट गुणा कितना होता है? 1। तो हिमांक का अवनमन आई के समानुपाती है, जिसका वांट गुणांक ज्यादा होगा हिमांक का अवनमन भी ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हिमांक का अवनमन हो, क्वथनांक का अवनमन हो या वास्तव का अपेक्षिक अवनमन हो, सब आई के समानुपाती होता है। बस हिमांक बिंदु आई का उल्टा होता है। हिमांक बिंदु तथा किसका हिमांक बिंदु ज्यादा होगा, जिसका आई कम होगा, वो एक उल्टा है। बाकी चारों अनुसंग गुणधर्म आई के समानुपाती होता है, चारों अनुसंग गुणधर्म, बस हिमांक बिंदु को छोड़कर। 1 फैराड बराबर होता है, जल्दी फास्ट कमेंट में, 1 फैराड बराबर होता है, जल्दी फास्ट कमेंट में, जल्दी। 1 फैराड कितने आवेश के बराबर होता है? 1 फैराड अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को 1 फैराड कहते हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को 1 फैराड। तो 1 मोल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6.022 गुना 10 पर पावर 23 इलेक्ट्रॉन। और 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को 1 फैराड, जो लगभग आएगा 96,480 आता है, 96,500 कूलम मान लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 52, तो जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो क्या होता है? जब लेड बैटरी को जो चार्ज किया जाता है क्या होता है? H2S उपकरण, लेड डाइऑक्साइड घुलता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का पुनर्निर्माण होता है, लेड इलेक्ट्रोड के ऊपर लेड सल्फेट पर जम जाता है, या सल्फ्यूरिक अम्ल का सांद्रता घट जाता है। जल्दी कमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 52, क्या होता है जब लेड संचायक बैटरी को चार्ज किया जाता है? ये आपके लिए छोड़, जल्दी कमेंट होता है। ये फास्ट कमेंट के लास्ट में इसका आंसर आपको चाहिए। 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ेंगे, ये एक छोड़ रहे हैं कि लेड संचायक सेल को चार्ज किया जाता है तो क्या होगा? जल्दी फास्ट कमेंट में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन भी सॉल्व करना है सर। देख क्वेश्चन नंबर 54 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 54, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल किस प्रकार का सेल है? प्राथमिक सेल, द्वितीय सेल, ईंधन सेल, लेड संचायक सेल। जल्दी फास्ट कमेंट में, कला हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल किस प्रकार का सेल है? जल्दी कमेंट में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल आपका किस प्रकार का सेल है? तो ये होता है आपका एक प्रकार का ईंधन सेल होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का सेल कैसा होता है? ईंधन सेल। इसका उपयोग होता है रॉकेट में, रॉकेट देखेंगे, रॉकेट लॉन्चर सब, रॉकेट में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है फ्यूल के रूप में। 56, 54, 55 नंबर देखिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ क्या होती है? जल्दी फास्ट कमेंट में, ABCD, समय के साथ बढ़ती है, समय के साथ घटती है, समय के साथ घट या बढ़ सकती है, समय के साथ स्थिर रहती है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ घटती है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ क्या होता है? आपका घटता है। क्वेश्चन नंबर 56, जल्दी फास्ट, अभी 10, 15, 20 क्वेश्चन और बचा हुआ है, जल्दी। निम्नलिखित कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? प्रथम कोटि के एक ऑप्शन है उसमें और था, डी में, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड का अपघटन, प्रथम कोटि अभिक्रिया नहीं है। देखिए, ईस्टर का जल में प्रतिलोमन, ईस्टर का जल में प्रतिलोमन आपका छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि में आता है। अगर ईस्टर का क्षार के साथ अभिक्रिया, ईस्टर का
क्षार के साथ अभिक्रिया, ये प्रथम कोटि का अभिक्रिया नहीं है। जबकि हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन हो या नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का अपघटन हो, दिया हुआ था नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का अपघटन हो, ये प्रथम कोटि के अंदर आता है। लेकिन ईस्टर का क्षार से विक्रिया प्रथम कोटि में नहीं आता है। देखिए ईस्टर का जल में विक्रिया छद्म प्रथम कोटि में आता है। 57 विटामिन सी है, जल्दी फास्ट कमेंट में कीजिए। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी जो जल में घुलनशील विटामिन था, विटामिन बी और विटामिन सी आपका जल में घुलनशील विटामिन था। तो विटामिन सी क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन नंबर 58 किसमें कोबाल्ट उपस्थित, जल्दी फास्ट कमेंट में, निम्नलिखित में किसमें कोबाल्ट उपस्थित रहता है? क्लोरोफिल में, हेमोग्लोबिन में, विटामिन सी में, विटामिन बी12 में। क्लोरोफिल में आपका होता है मैग्नीशियम, हेमोग्लोबिन में होता है लोहा, विटामिन सी आपका है एस्कॉर्बिक एसिड है, इसमें कोई धातु नहीं होता है। विटामिन बी12 उसका नाम है साइनोकोबालामाइन, इसमें आपका कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट विटामिन बी12 में। तो विटामिन बी12 में, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, हेमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है? जल्दी फास्ट कमेंट में, निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है? बहुत आप मुश्किल से 8 से 10 क्वेश्चन बचा है, जल्दी कीजिए। निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है? तो उच्च घनत्व वाले पॉलिथीन, नायलॉन 6 डेक्रोन, ये आपका संघनन बहुलक होता है, संघनन बहुलक। लेकिन उच्च घनत्व वाले पॉलिथीन क्या आपका है? और देखिए बहुलक का एक टॉपिक का वीडियो बना हुआ है हमारे बुद्धा केमिस्ट्री क्लास में, जाकर उसमें देख सकते हैं। बहुलक का काफी चुनिंदा 35 क्वेश्चन दिया हुआ है, वहां जाकर अच्छी तरह सब चैप्टर वाइज देख सकते हैं बहुलक का। तो योगशील बहुलक कौन है? उच्च घनत्व वाले पॉलिथीन। क्वेश्चन नंबर 60, ये क्वेश्चन नंबर 60 क्या कर रहा है? किसका एकलल है? इसका नाम होता है टेट्राफ्लोरोइथेन, टेट्राफ्लोरोइथेन। ये भी आप बहुलक का क्वेश्चन है। टेट्राफ्लोरोइथेन बनता आता है क्या आपका? टेफ्लॉन बनाता है, टेफ्लॉन, टेट्राफ्लोरोइथेन। जब टेट्राफ्लोरोइथेन का बहुलकन करते हैं तो टेफ्लॉन का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 61 क्लोरोक्विनोन एक दवा है, जल्दी फास्ट कमेंट में, क्लोरोक्विनोन एक दवा है। दैनिक जीवन में रसायन का भी एक वीडियो बना हुआ है, जब वहां भी आप जाके वीडियोज का देख सकते हैं, जल्दी फास्ट। क्लोरोक्विनोन, तो क्लोरोक्विनोन दर्दनाशक, एंटीबायोटिक, एंटी मलेरियल, ज्वरनाशी। तो क्लोरोक्विनोन एक मलेरिया की दवा है, क्लोरोक्विनोन क्या है? मलेरिया की दवा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 निम्नलिखित में कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? वैसा एंटीबायोटिक जो एक से अधिक बीमारियों से लड़ सके, कौन है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं है? नैरो स्पेक्ट्रम है, जिसका स्पेसिफिक फंक्शन है कि वो एक ही बीमारी को ठीक करेगा। बैक्टीरिया होता है दो तरह, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। इसका भी वीडियो बना हुआ है दैनिक जीवन में रसायन का स्पेशल, अब जाकर हम वीडियो देख सकते हैं 35 क्वेश्चन का यूट्यूब बुद्धा केमिस्ट्री क्लास पे। कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं? तो पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जो आपका होता है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है, उसका एरिया ज्यादा बड़ा नहीं है, वह किसी एक ही बीमारी का इलाज करता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का या ग्राम नेगेटिव, किसी एक पे काम करेगा। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम का है, ब्रॉड में क्या है का एरिया बड़ा हो, वो 2-3 बीमारी का इलाज कर सकता है। पेनिसिलिन आपका होता है नैरो सक्रीन, नैरो सक्रीन एंटीबायोटिक है। बाकी टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोमाइसिटिसिन, ये सब क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। निम्नलिखित कौन गैमेक्सिन, गैमेक्सिन का सूत्र क्या होता है? जल्दी फास्ट, गैमेक्सिन आपको स्टार्टिंग में एक रिएक्शन आया होगा कि जब बेंजीन को क्लोरीन से कराते थे विक्रिया, बेंजीन को क्लोरीन से कराते थे विक्रिया, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनता था, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसी को बोलते हैं गैमेक्सिन, गैमेक्सिन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो क्वेश्चन नंबर 64 क्या कर रहा है? कहा सभी लिगांड होते हैं, सभी लिगांड, आपको लिगांड पढ़ाया गया था उपसंयोजक में, तो बांटा गया था 3 तरह से, आवेश के आधार पे, प्रबलता के आधार पे, अदाता परमाणु के आधार पे। तो सभी लिगांड होते हैं लुईस क्षार होते हैं, लुईस क्षार। लिगांड क्या होते हैं? लुईस क्षार यानी इलेक्ट्रॉन दाता। केंद्रीय परमाणु क्या होते हैं? लुईस अम्ल। केंद्रीय परमाणु जो डी ब्लॉक के तत्व हैं,
केंद्रीय परमाणु क्या होते हैं? लुईस अम्ल होते हैं। तो सभी लिगांड क्या होते हैं? लुईस क्षार होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन अनुचुंबकीय है? अनुचुंबकीय, डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन जोड़ा में नहीं हो, इसका भी ट्रिक आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा हमारे बुद्धा केमिस्ट्री क्लास में। अनुचुंबकीय, देखिए इसमें तो ऑक्सीजन संख्या का 0 आ जाएगा, निकेल पूरा है। फिर को निकेल का परमाणु कितना है? 28 है। 28 में 18 की अपना ट्रिक है, सबके परमाणु संख्या में 18 घटा दो, जितना ऑक्सीजन संख्या होता घटा दीजिए। सीओ क्या था? तो उदासीन लिगांड है, उदासीन कार्बन मोनोऑक्साइड, तो 18 घटाइए कितना? 10। D10 ये हो गया आपका प्रतिचुंबकीय, पूरा भरा हुआ है। इसमें देखिए निकेल का यहाँ ऑक्सीजन संख्या आएगा 2+, 4 में 2 माइनस था, 2 माइनस, तो 4 में निकेल टेट्रासाइनोनिकलेट में निकेल का ऑक्सीजन संख्या कितना है? 2+ है। इसका नामांकन, इसका ऑक्सीजन संख्या, इसका ट्रिक का वीडियो आपको बुद्धा केमिस्ट्री क्लास में दिया हुआ है। तो निकेल का परमाणु संख्या कितना था? 28। 28 में 18 गया 10, और 10 में 2 घटाएंगे क्यों? 2 आ गया है ऑक्सीजन संख्या, तो कितना हो गया? D8। लिगांड देखिए परवल लिगांड है, पर साइनाइड क्या था? परवल लिगांड, जो इलेक्ट्रॉन को जोड़ा में कर देगा। डी में है 5 कक्षक, तो 2 2 4 2 6 6 2 8, तो ये आपका क्या हो गया? प्रतिचुंबकीय। ये भी क्या हो गया? प्रतिचुंबकीय। इसमें देखिए इसमें भी निकेल का आएगा आपका ऑक्सीजन संख्या 2+, फिर वही कॉन्सेप्ट, 18 में 28 में 18 गया 10, और 10 में 2 गया 8, D8। लेकिन इस बार देखिए, इस बार इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, क्लोरीन है दुर्बल लिगांड, क्लोरीन कैसा है? दुर्बल लिगांड। साइनाइड क्या था? प्रबल लिगांड था, जो जोड़ा बना रहा है। तो क्लोरीन दुर्बल लिगांड है, तो 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 इलेक्ट्रॉन आपका अकेला बच गया है, तो ये हो गया अनुचुंबकीय। फिर आगे फिर देखिए आपका प्रतिचुंबकीय हो सकता है, चेक कर लेते हैं। फिर कोबाल्ट का परमाणु संख्या 27 है, 27 में 18 गया 9, और 9 में 3 गया, बच गया 6, D6, तो ये भी जोड़ा में लग जाएगा। 2 2 4 6। अमोनिया क्या था? परवल लिगांड था। ऑप्शन नंबर सी। अच्छी तरह से बनाइएगा, पहले ऑक्सीजन संख्या निकालिएगा, फिर बाह्यतम कक्षा इलेक्ट्रॉन परमाणु संख्या में 18 हटा के देखिए लिगांड के साथ प्रबल है, जोड़ा में लगा देगा। तो समय 1-2 मिनट लेगा, तो 1-2 मिनट को बड़ा टाइम नहीं है, सबको अच्छे से हम लोग चेक करेंगे। एग्जाम में संयम और धैर्य भी रखना है सर। क्वेश्चन नंबर 66, कौन जैव अणु में मैग्नीशियम पाया था? मैग्नीशियम अभी आपको बता दें, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम पाया जाता है, क्लोरोफिल में। क्वेश्चन नंबर 67, वह जटिल आयन जिसके केंद्रीय परमाणु में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सबका निकालिए ऑक्सीजन संख्या। तो मैग्नीज का जब निकालोगे, इसमें ऑक्सीजन है 4 दूनी 8, 8 में 1 गया 7, मैग्नीज 7 आया सर। अब मैग्नीज का बाह्यतम कक्षा इलेक्ट्रॉन निकालो, परमाणु संख्या 25 है, 25 में 18 गया 7, और 7 में 7 गया 0, मतलब मैग्नीज के पास, मैग्नीज के डी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। सबका ऑक्सीजन संख्या निकाल के चेक कर सकते हैं, जिसे और चेक करते हैं। कोबाल्ट का निकालेंगे ऑक्सीजन संख्या, अमोनिया क्या है? उदासीन लिगांड है, 0 कर देगा, तो CO 3+, फिर कोबाल्ट का कितना है? परमाणु 27, कोबाल्ट का परमाणु संख्या 27 है, 27 में 18 गया 9, और 9 में 3 गया 6, इसमें डी इलेक्ट्रॉन है, D6 है, 6 इलेक्ट्रॉन है। उधर लोहा का चेक कीजिए, क्रोमियम का चेक कीजिए, सभी के बाद डी में इलेक्ट्रॉन बचेगा। लेकिन मैग्नीज में देखिए, पहले में ही मैग्नीज का ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे 4 दूनी, जिसका ऑक्सीजन संख्या निकालना उसको X मान लेंगे, बगल के तत्व के उसकी संख्या से आवेश से गुना कर जोड़ेंगे, तो 4 दूनी 8, 8 में गया +7, जिसका मैग्नीज के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन निकाले, परमाणु संख्या में 18 हटा के आया 7, और 7 में क्या हटा दिया? ऑक्सीजन संख्या को आ गया 0। इसके पास कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और सगा डी इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, चेक कर सकते हैं। 68, क्वेश्चन नंबर 68, करेक्ट,
किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है? जल्दी फास्ट कमेंट में, अग्निशामक के रूप में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग अग्निशामक में किया था आग को बुझाने में, कार्बन टेट्राक्लोराइड को। मोनोहेलोजन, मोनोहेलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक कोच के साथ, कोई मोनोहेलोजन है CH3 CH2H, इसको कराएंगे अभिक्रिया एल्काइल हैलाइड को एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? एल्कोहल से जल को निकाल लेगा बाहर। मोनोहेलोजन हेलोजन है सॉरी, तो रिएक्शन सेम ही दोनों का होगा, हेलोजन हो या एल्कोहल हो बात बराबर होगा। एल्काइल हैलाइड हो या एल्कोहल हो, यदि से जल निकालेंगे तो क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा, एल्कीन। देखिए कैसे, मान लो यार 3 है यार, 2 दे दो, एक ऊपर दिखा दो, जैसे ही बॉन्ड यहाँ खुलेगा ये आगे बाहर निकल जाएगा। एल्कोहलिक कोच कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्काइल हैलाइड से हाइड्रोजन हैलाइड को बाहर निकालता है। तो एल्कोहल हो या एल्काइल हैलाइड हो, जब जल को बाहर निकालते हैं क्या बनता है? एल्कीन। अंतर है उत्प्रेरक का, एल्कोहल से निकालना हो जल तो उत्प्रेरक है सांद्र H2SO4, अगर एल्काइल हैलाइड से हाइड्रोजन हैलाइड को निकालना है बाहर, बनाना है एल्कीन, तो एल्कोहलिक कोच है, एल्कोहलिक क्षार है। क्वेश्चन इस प्रकार आपका क्वेश्चन सारा यहीं तक एंड हुआ है। बस 1-2 बार सभी को एक बार अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा। ये था बुद्धा मैराथन का पार्ट 1 का लगभग 69 क्वेश्चन था, 70 शायद वो कोई मिस प्रिंट कहीं हो गया है। बस पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक बार और देख लीजिएगा। इसका पार्ट 2 इससे भी खतरनाक आ रहा है, प्रैक्टिस करते रहना सर। इसका पार्ट 2 में दिखाना है और अच्छा परफॉर्मेंस करना है। इसके पार्ट 2 मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि अगला वीडियो कल परसों आपके लिए इससे भी अच्छा आ सके, इससे भी अच्छा कॉन्सेप्ट और कंटेंट के साथ। आइए मिलते हैं, जय हिंद।